हेलो डियर डियर फ्यूचर स्टार्स। तो आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं नए चैप्टर के साथ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मतलब वेटेज भी इसका अच्छा खासा है। मतलब 8 नंबर इससे मतलब 8 नंबर का आता ही आता है। मतलब फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन से और रेट ऑफ रिएक्शन से एक एक क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली क्या किसको बोलते हैं? केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक्स मतलब मोशन, मतलब रिएक्शन की स्पीड को बताएगा ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर बेसिकली। ठीक है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deal with rate of reaction and rate of reaction and factor affecting it factor affecting it। बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या डील करने वाले हैं कि जो रिएक्शन हो वो किस रेट से कंप्लीट होगी। बेसिकली केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक बात फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। पहला पॉइंट है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, और दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और फिर है स्पीड ऑफ रिएक्शन। सपोज दैट एक रिएक्शन है, ए से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही है। तुमने 2 रिएक्टेंट लिए, एक बीकर में डाल दिया। क्या वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? मतलब पहला है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ये किस में पढ़ते हैं? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की अगर हमने 2 रिएक्टेंट को डाल दिया तो उससे प्रोडक्ट बनेगा या नहीं, ये पढ़ते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स हम क्या पढ़ चुके हैं। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन किस में पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स में। ये हम पढ़ चुके हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, चलो प्रोडक्ट बन गया। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में मतलब रिएक्शन हमने थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ा था? डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी जीरो। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन हो जाएगी। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो हमने पढ़ा था नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी जीरो है तो हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। ये हमने ये सब पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसमें हम कितना प्रोडक्ट बना, केमिकल रिएक्शन हो गई लेकिन प्रोडक्ट कितना बना वो कौन बताएगा? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कौन सा चैप्टर? ये थर्मोडायनेमिक्स। और ये बताएगा इक्विलिब्रियम। हम कैसे लिखते थे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमको हम इक्विलिब्रियम भी पढ़ चुके हैं। अब स्पीड ऑफ रिएक्शन, चलो प्रोडक्ट बन भी गया लेकिन वो कितने देर में बना? 1 सेकंड में बना, 1 घंटे में बना, 1 दिन में बना, 1 साल में बना, तो कितना टाइम लगा ये हम पढ़ेंगे अभी। वी विल डील दिस इन केमिकल काइनेटिक्स।
केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स ही तो हम चल रहा है हमारा, केमिकल काइनेटिक्स ही तो चल रहा है। तो मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, स्पीड ऑफ रिएक्शन। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। इतनी रिएक्शन चीजें समझ में आनी चाहिए, इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो बताओ मैं आगे बढ़ूं। बेसिकली नोट डाउन करना है तो कर लो। बेसिकली इसमें अभी ऐसे कुछ खास पढ़ाया नहीं, बस मैंने इतना ही पढ़ाया है कि मतलब केमिकल काइनेटिक्स क्या बोलते हैं, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन, जो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चलता है, और इसमें फैक्टर अफेक्टिंग इट। लेकिन ये सब चीज़ लिख लोगे तो एक बार थोड़ी पता रहेगा एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, थोड़ी फील आती रहेगी चीज़ों की। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन स्पीड। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन स्पीड, बेस्ड ऑन स्पीड। कितने प्रकार की होती हैं केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन स्पीड? 3 प्रकार की। वेरी स्लो रिएक्शन पहली होगी, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, और दूसरी होगी मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। थर्ड होगी वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। तो बेसिकली जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, इनको हम वेरी फास्ट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको टाइम लगता है 10⁻⁻15 से 10⁻⁻16 सेकेंड। टेक्स 10⁻⁻15 से 10⁻⁻16 सेकेंड फॉर कंप्लीशन। कंप्लीट होने के लिए इनको इतना टाइम लगता है, मतलब सेकंड से भी कम, 1 सेकेंड। 10⁻⁻15 मतलब डालो तुमने, रिएक्टेंट डाला, प्रोडक्ट बन गया इंस्टेंटेनियसली। और इसमें जैसे एसिड बेस रिएक्शन होंगी, एसिड बेस रिएक्शन इतनी फास्ट होती है। एसिड बेस रिएक्शन जैसे तुमने HCl डाला प्लस NaOH डाला, ये एसिड और ये बेस है, तो इधर से NaCl बनेगा प्लस वाटर बन जाएगा। और दूसरी टाइप की रिएक्शन प्रेसिपिटेट रिएक्शन, मतलब प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन को समझो, चूना होता है, तुम अगर तुम गांव से बिलोंग करते हो तो गांव में क्या होता है, चूने का इतना बड़ा पत्थर मिलता है, दिवाली में लोग लाते हैं और उसको घड़े मतलब पानी में डाल देते हैं, तो उससे पता क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और नीचे क्या प्रेसिपिटेट बन जाता है, मतलब चूने का वाइट वाइट। तो उसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, AgNO3 लिया और मैंने इसकी रिएक्शन NaCl से करवा दी, तो इधर से AgNO3 ये क्या है, PPT प्लस AgNO3 तो मैंने लिया ही है, AgCl बनेगा ना प्रेसिपिटेट, AgCl बनेगा प्रेसिपिटेट, और NaNO3 निकल जाए, NaNO3 रहेगा। अब मॉडरेट रिएक्शन होती हैं, कौन सी रिएक्शन मॉडरेट होती हैं, जिनको सेकंड या घंटे या मिनट लगते हैं कुछ, जैसे टेक्स सेकंड, मिनट और आवर्स फॉर कंप्लीशन। कंप्लीट होने में इनमें इतना ही टाइम लगता है, या तो सेकंड कुछ सेकंड लगेंगे जैसे 5 से 10 सेकंड, या मिनट में 10, 15, 20 सेकंड, या घंटा 1-2 घंटा। मतलब इस टाइप की मॉडरेट रिएक्शन है जो कि
इतना टाइम लगता है। और इसमें जैसे PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5, ये कौन सी मॉडरेट रिएक्शन है। जैसे हेबर्स प्रोसेस की ना N2 प्लस H2 गिव्स NH3, मतलब इसको बैलेंस करके लिख लो, लिखना है तो बैलेंस करके, नाइट्रोजन 2 है 3। और जैसे एग्जाम्पल एक और लो, तो मतलब मॉडरेट रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी मॉडरेट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे। इन्वर्जन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी मॉडरेट रिएक्शन ही है। और बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर में पानी डाल दो, ये भी क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये भी क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है। और वेरी स्लो रिएक्शन किनको बोलते हैं, जिनको कुछ दिन लगते हैं या कुछ महीने या कुछ साल, या सीधा बोलो महीने, मंथ्स और ईयर्स, जिनको कंप्लीट होने में महीने, कुछ महीने लगते हो या कुछ साल लगते हो, तो उनको हम वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर तुम्हारे घर में खिड़की लगी होगी तो अभी तुमने जैसे लगवा ली, तो कुछ साल बाद, जैसे 8-10 साल बाद, अगर वो एटमॉस्फेयर के किस में कांटेक्ट में है, तो 8-10 साल बाद वाइट वाइट प्रेसिपिटेट, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट निकलेगा। अगर तुम उसमें हाथ ऐसे ऐसे फेरोगे तो तुम्हारे हाथ ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे और उससे कुछ निकलेगा, मतलब धूल टाइप की, मिट्टी टाइप की। तो बेसिकली वो रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, मतलब आयरन डैमेज हो रहा है उधर से, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में ना ही हम वेरी फास्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ना ही हम वेरी स्लो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत देर में ख़त्म होगी। अगर तुम पढ़ने बैठे किसी रिएक्शन को, तुमको साल लग रहे हैं, तो तब तक कौन बैठ रहेगा। और वेरी फास्ट रिएक्शन को भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो चुटकियों में हो जा रही है, पता ही नहीं चल रहा कुछ। तो स्टडी हम किसकी करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन की। मॉडरेट रिएक्शन की हम मतलब स्टडी करते हैं, जो कि हम केमिकल काइनेटिक्स में डील करने वाले हैं। अब हम चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए, लेकिन उससे पहले ये सब नोट कर लीजिए, नोट डाउन। अभी तक कुछ भी ऐसा सच मैंने पढ़ाया नहीं जो कि तुमको याद करने वाला हो या खास समझने वाला हो। अभी तो सिंपली बिल्कुल नॉर्मल ही चल रहा है जो चल रहा है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। अभी तुमको बिल्कुल पैनिक नहीं लेना है। जहाँ पर दिक्कत, मतलब जहाँ से मतलब स्टार्ट होगा चैप्टर, मतलब जो समझने वाला होगा तो मैं खुद बता दूंगा। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन अब स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, जिसमें तुमको अब अच्छे से फोकस्ड हो जाना है चैप्टर में। अब तुमको मतलब मैंने शुरू में क्या तुमको इंट्रो दिया, फिर मैंने तुमको रिएक्ट टाइप मतलब केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन स्पीड बताई। अब तुमको थोड़ी क्यूरियस हो जाना चाहिए कि बेसिकली मोड ऑफ मॉडरेट रिएक्शन डील करेंगे हम इस मतलब चैप्टर में, और क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मतलब बेसिकली स्पीड ही देख रहे हैं हम। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको ROR लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, या बोल सकते हो स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन इसी को बोल सकते हो, या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन सेम नाम है, मतलब एक ही चीज है, उसके तीन तीन नाम है। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ROR। तो मैं डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ पहले। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ
सॉरी सॉरी गॉड। एक केमिकल रिएक्शन सपोज दैट हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इतनी बात तो हमको पता है, केमिकल रिएक्शन में होता ही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए टाइम इंटरवल। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट कम हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा, प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो क्या कौन बताएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को हम इसका फॉर्मूला चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखना है, अगर मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर इसी रेट ऑफ रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं डेल्टा आर मतलब रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, तो इधर पे माइनस साइन आ जाएगा। अब ये माइनस साइन क्यों आएगा? इस लेक्चर खत्म होने तक तुमको चीजें पता चल जाएंगी ये माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं। बेसिकली मैं तुमको एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ। रिएक्टेंट कम हो रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन कभी निगेटिव होता नहीं है। रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव ही होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा पॉजिटिव रखना है हमको, तो रिएक्टेंट कम होगा तो ऑब्वियसली निगेटिव आने वाला है, तो हम पहले से एक निगेटिव रखते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाए? पॉजिटिव, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर इसको मतलब ये तो एनसीईआरटी में इस तरह गिवन है, अगर किसी मॉड्यूल में देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इस तरह भी लिख के दिखाया है। हालांकि ये एनसीईआरटी में गिवन है प्रोडक्ट की फॉर्म में, रिएक्टेंट की फॉर्म में। और इतना मैंने बता दिया साइन निगेटिव क्यों आया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा तुमने सुना है कि स्पीड निगेटिव में 50, ऐसा तुमने कभी सुना है? नहीं सुना होगा। देखो अभी इसको और समझा दे रहा हूँ। चेंज का ये डेल्टा का मतलब समझ में आ रहा है? ये ट्राइंगल बना रहा हूँ तो ये बेसिकली चेंज है, चेंज। तो आई थिंक रेट ऑफ रिएक्शन तुमको काफी चमक गया होगा। अब नोट लिखेंगे एक, रेट ऑफ रिएक्शन का ही नोट है, रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन ही हेडिंग है, इसमें हम लिख रहे हैं एक नोट क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन पर हमेशा डिक्रीज होगा। पहला स्टार पॉइंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीज इन केमिकल रिएक्शन। ये बात तो पता है, रिएक्टेंट पर हमेशा क्या होगा? कम होगा। और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीज इन केमिकल रिएक्शन। तो देखो मैंने लिखवाया था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? चेंज को हम कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, मतलब चेंज टाइम का भी लिखेंगे ना।
अगर प्रोडक्ट फाइनल माइनस इनिशियल मतलब टाइम, कुछ टाइम लगा होगा ना, जब प्रोडक्ट पहले कुछ था फिर कुछ कम हुआ, उसके बीच में टाइम तो रहा होगा अपॉन टाइम, तो मतलब पी फाइनल। अब एक बात बताना, प्रोडक्ट अगर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है तो प्रोडक्ट तो बन रहा है, मतलब पी फाइनल ज़्यादा आने वाला है, पी फाइनल ज़्यादा आने वाला है पी इनिशियल से, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा बर हमेशा। अब जो समझना था हमको हमको समझना था तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी ये निगेटिव क्यों आ रहा है, हमको यही समझना था। तो डेल्टा आर फाइनल मतलब रिएक्टेंट फाइनल माइनस चेंज को हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं अपॉन टी टू माइनस टी वन। अब जो रिएक्टेंट फाइनली इनिशियली कुछ होगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा। तो देखो ये कम है, कम है, कम है, और ये नेगेटिव का साइन है, आर इनिशियल ज़्यादा है, मतलब शुरुआत में तो ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम हो रहा होगा, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो रहा होगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। तो देखो आर आई क्या है, ज़्यादा है, और आर फाइनल क्या है, रिएक्टेंट फाइनल कम है, तो इनिशियली ज़्यादा है और नेगेटिव का साइन लगा है, इसलिए क्या क्या लिखा था मैंने, नेगेटिव साइन लगाया था इधर। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इतनी बात क्लियर हो गई है तो इसको छापो, एक ही काम बचता है छापने का, बस छापते चलो। एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर लो, चलो थोड़ी बहुत जितना सीखा है उतने से ही क्वेश्चन करो। अच्छा शायद हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो फिर और सीखेंगे। अभी हमने कुछ भी नहीं सीखा, सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 मोलर to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction in minutes. Calculate the average rate of reaction in minutes. मिनट्स में बताना है। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को हम देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के हमने दो फार्मूले पढ़े हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, डेल्टा प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, और रिएक्टेंट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन माइनस चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है फॉर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का चेंज हो रहा है तो ये वाला फार्मूला लगेगा इन 50 मिनट 25 मिनट। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन मिनट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ये वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि रिएक्टेंट की चर्चा हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस फाइनल वाला, फाइनल कंसंट्रेशन 0.02 है, माइनस इनिशियली 0.01 है 03 अपॉन इन 25 मिनट, 25 मिनट में सब कुछ हो रहा है, चेंज इन टाइम 25 मिनट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इधर से कितना आया, माइनस है 0.01 अपॉन 25, इधर से आया 1 अपॉन 0.01 अपॉन 25। अब एक बात बताना, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, इसके दो जीरो हटा दूं, 1 अपॉन 25 इंटू 10 पावर 100 0.04, और ये दो जीरो भी हटा दूं तो ये दो जीरो और बढ़ जाएंगे, मतलब 4 इंटू 10 पावर -4। क्या आया, कंसंट्रेशन है तो मोलर होगा इधर, और टाइम है मिनट्स में दिया है तो मोलर पर मिनट, मोलर पर मिनट।
ये हमारी यूनिट रहेगी। अभी मैं यूनिट डिस्कस करूँगा। हालांकि मैं तो थोड़ी तुमको इतना बताना चाह रहा था कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। अभी तक कुछ ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पर ही चर्चा चल रही है और रेट ऑफ रिएक्शन ही चलेगा आज। तुमको एकदम सेट हो जाएगा बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आप समझेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इनमें डिफरेंस क्या है। सपोज दैट तुमने अपनी एक साइकिल उठाई और उस पर तुम बैठ गए और ये तुम्हारा घर था, घर, और तुम, ये है चिंकी का घर, मतलब तुम्हारी मैडम का घर है। तुम्हारी मैडम मतलब मिसेस का घर है। खैर सर अभी हमारी शादी नहीं हुई। अरे भाई मान लो, मानने में क्या जाता है, जिसकी है अच्छी बात है, जिसकी नहीं है मान लो है, होगी, नहीं है तो मतलब कहीं तो होगी, अभी नहीं तो जब पापा लोग ढूंढेंगे तब मिलेगी। लेकिन तुमने मान लिया कि हमारी वो इधर है, उनके इतने लंबे लंबे बाल हैं। अगर तुमको इधर से इधर जाना है तो ये टोटल टाइम बराबर 0 पर तुम चले और टाइम बराबर 10 पर पहुंचे, पूरा टाइम, और तुमने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई। 5 किलोमीटर रास्ता है और ये सेकंड है, मतलब 10 सेकंड में, चलो 10 मिनट ले लो, ये 10 घंटे ले लो, 10 घंटे में चलो पहुंचते हो। तुम साइकिल है ना तुम्हारे पास, तो भाई तुम बैठ जाओगे, कुछ खाने पीने लगोगे, कहीं दोस्तों के इधर चले जाओगे क्योंकि तुम अपने उससे मिलने जा रहे हो, खुशी तो है ही। और देखो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं देखो लेके जा रहा हूँ, तो भाई मुझसे अच्छा कौन हो सकता है, कोई नहीं। तो देखो जब ये चलना स्टार्ट करेगा, इधर से 10 घंटे की मैं 5 किलोमीटर कवर करके इधर पहुंच जाएगा, मतलब 5 स्पीड क्या लिखेंगे, स्पीड इधर हम 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे हम, तो अगर एक तुम्हारे इधर चिंकी का घर है, मतलब तुम्हारी एक दूसरी है, चलो दूसरी नहीं, दूसरी ही है, चिंकी है। अब तुमको उसको दिखाना है कि भाई हम कितने तेज चला लेते हैं साइकिल, तो तुमने उधर से मतलब इस पॉइंट पे t बराबर 5 सेकंड पर कितनी स्पीड थी वो चिंकी बताएगी, क्योंकि तुम तो सर निकल गए और उस इंस्टेंट पे चिंकी ने नोटिस कर लिया ये 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, मतलब तो या 1 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, तो इसने नोट कर लिया। मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कुछ मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें जैसे 5 सेकंड पर, तो वो कौन सा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और जो पूरा कैलकुलेट करके दे रहा है कि इनिशियल टाइम पता है तुमको, फाइनल टाइम पता है, पूरा डिस्टेंस पता है, तो वो हमारा होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमको एक इंस्टेंट में बताएगा कि भैया इधर ये 10 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा था, 10 किलोमीटर पर सेकंड, अरे ज़्यादा हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर लिख लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेसिकली इसको लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant and product in a particular
certain time interval, in a certain time interval। देखो इंटरवल लिखा है, मतलब एक इंस्टेंट की बात नहीं कर रहा, इंटरवल। रेट ऑफ रिएक्शन इधर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इधर डेल्टा लगाते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और इधर प्लस माइनस, अगर रिएक्टेंट होगा तो इधर माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, अगर प्रोडक्ट होगा डेल्टा प्लस डेल्टा पी कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी कि एवरेज के केस में हम डेल्टा लेते हैं। और अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात की तो बेसिकली होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। मतलब एक इंस्टेंट पे, जैसे 5 सेकंड पर उसने देखा, या 5 घंटे 5 हार हो गए थे, उसने देखा, बस देखा और तुम्हारी साइकिल निकल गई। इंस्टेंट की बात हो रही है, मतलब एक इंस्टेंट, एक पलक झपकती है तुमको, मतलब ओझल हो गए तुम उधर से। तो इधर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इधर सिंपली डेल्टा की जगह डी लगा देना, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, अगर प्रोडक्ट है तो डी पी अपॉन डी टी। नोट करो, इधर ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। इधर तक कुछ भी नहीं था अभी। अब हम इसकी यूनिट की बात करेंगे, बेसिकली यूनिट क्या होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। चलो रेट ऑफ रिएक्शन को हमने समझ लिया है, लेकिन एक बात और मैं थोड़ी बता दे रहा हूँ, किसी को अगर कोई प्रकार का डाउट रह गया हो। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इसी तरह लिखते हैं। अगर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब पर्टिकुलर सेकंड, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में पहुंच गए, तो इधर लग जाएगा प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, अब तुमको समझ में आ गया होगा ये क्या है एवरेज और ये क्या है इंस्टेंट वाला। अब हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरह लिख रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी होती है कंसंट्रेशन, तो क्या सी की जगह में, मतलब इसकी कंसंट्रेशन की यूनिट मोलरिटी होती है। टाइम की मैं रख दूं सेकंड या आर या मतलब कुछ भी रख दूं, टाइम ही लिख दे रहा है इधर, तो इधर से मोलरिटी पर टाइम, मतलब मोलरिटी सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, मोलरिटी मिनट इनवर्स हो सकता है, या मोलरिटी आवर्स इनवर्स हो सकता है। लेकिन मैं मोलरिटी बेसिकली होती है एन अपॉन बी, मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन पर लीटर लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर, मोलरिटी की जगह बिल्कुल लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ और मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर मिनट, या मोल पर लीटर पर आवर, कुछ भी लिख दो। ये सभी यूनिट्स हैं। सिंपली तुमको यूनिट्स याद नहीं रखनी है यार, फॉर्मूले याद रखो। इस मोलरिटी और मोलरिटी को तुम जानते हो, मोलरिटी क्या होता है एन अपॉन बी, मतलब मोल पर लीटर। इतनी बात तुमको पता होगी, इधर ही से सब यूनिट निकाल लेना, ठीक है। याद नहीं रखना है यूनिट, बस थोड़ी अभी
फैमिलियर हो जाओगे इस यूनिट से, थोड़ी डर लगेगा लेकिन ये यूनिट याद हो जाएगी तुमको। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ, ग्राफिकली समझेंगे कि बेसिकली रिएक्टेंट कम हो रहा है बढ़ रहा है, तो हम देखेंगे। बेसिकली अभी तक हमने थ्योरेटिकल चर्चा की है, अब हम ग्राफिकली चर्चा करें तो देखो समझते हैं। सपोज दैट एक रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट किस में बदल रहा है, रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो रिएक्टेंट तो कम हो रहा है। अगर मैं रिएक्टेंट का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं रिएक्टेंट का ग्राफ बनाया, मैंने रिएक्टेंट का ग्राफ बनाया, तो रिएक्टेंट का ग्राफ कैसे बनेगा, कंसंट्रेशन ले लो इधर कंसंट्रेशन, और इधर ले लो टाइम, और इधर ले लो प्रोडक्ट का ग्राफ, प्रोडक्ट का ग्राफ। तो अभी ग्राफ देख के मजा आएगा। इधर ले लो कंसंट्रेशन, इधर ले लो टाइम। तो देखो रिएक्टेंट इनिशियली रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन होगी ना, मतलब सपोज दैट उसकी कंसंट्रेशन है कुछ इधर से है। अब धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखो कम होती जा रही है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कम होती जा रही है। और प्रोडक्ट इनिशियली तो जीरो होता है, इनिशियली प्रोडक्ट, अरे तुम रिएक्टेंट लेके बैठे, अब तुमने दोनों को मिक्स नहीं किया तो प्रोडक्ट तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे ही मिक्स किया तो धीरे धीरे क्या प्रोडक्ट बनने लगेगा, और प्रोडक्ट का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। आई थिंक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ग्राफ तुमको चमक गए होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ग्राफ चमक जाने चाहिए। अब मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और इधर से मैं चीजें समझा दूंगा, इधर से काफी चीजें समझा दूंगा। अगर मैं इधर ही लिखूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, समझ पाऊंगा इधर या नहीं, चलो हटाओ स्लाइड बदल लो। एवरेज की बात करें, एवरेज क्या लिख रहा हूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो देखो मैं दो ग्राफ बनाने वाला हूं, एक है ये किसका, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का ऐसे ही ग्राफ बनता है, बिल्कुल बनता है। ओ हाँ, रिएक्टेंट का ग्राफ है कंसंट्रेशन, और ये है टाइम। और प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे बनता है, प्रोडक्ट का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब देखना, एक बात देखना अच्छे से, देखो इनिशियली रिएक्टेंट क्या था, सपोज दैट प्रोडक्ट वाला देखो पहले, टाइम बराबर जीरो पर, टाइम बराबर क्या यार, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, बिल्कुल गड़बड़ नहीं की है। अगर टाइम t1 पे लेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन होगी c1, अगर कंसंट्रेशन टाइम t2 पर लेंगे, t2 पर, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी c2। अगर मैं इधर रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये मुझे समझाना है, ज़्यादा समझाना अच्छे से, तो इसलिए इसको ऊपर लिखा है। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, प्लस पी अपॉन डेल्टा टी, यही तो लिखते हैं, या चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, पॉजिटिव वाला। अब देखो यही लिखते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन ये पॉजिटिव क्यों आता है, अब ग्राफिकली समझ लो रेट ऑफ रिएक्शन। अगर जिसको उधर समझ में ना आया हो कि बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट के केस में हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, वो उधर समझ में नहीं आया तो ग्राफिकली समझो। डेल्टा पी, डेल्टा सी, रेट ऑफ रिएक्शन को C2 माइनस C1 लिख सकता हूँ, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अब देखो C2 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, C2 क्या है, ज़्यादा है, अरे देखो C1 कम है, C2 ज़्यादा है, C2 ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आने वाला है, पॉजिटिव ही आएगा। अब इधर देखो टाइम t1 पे, टाइम t1 पे C1 कंसंट्रेशन थी, और टाइम t2 पर, ग्राफ थोड़ी
मजेदार बनाया गया। टाइम देखो, टाइम T1 पर C1 था, और टाइम T2 पर C2 कंसंट्रेशन हो गया। और रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या फिर माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यही तो लिखते हैं, माइनस साइन लगा के लिखते हैं। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कंसंट्रेशन की टर्म में लिखेंगे। डेल्टा चेंज को हम कैसे लिखते हैं? सी फाइनल C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो देखना, एक बात देखना, C2 क्या है इधर? C2 इधर कम है, C1 ज़्यादा है। C1 ज़्यादा है तो देखो, ये C1 निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो इधर ओवरऑल C2 माइनस C1 निगेटिव आएगा। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव लाने के लिए ही हम माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि C2 माइनस C1 इधर तो पॉजिटिव आ रहा था और इधर नेगेटिव आ रहा था रिएक्टेंट के केस में, क्योंकि C2 क्या है? C2 कम है C1 से, ठीक है, कंसंट्रेशन कम हो रही है। आई थिंक अब तुमको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि नेगेटिव साइन हम क्यों ले रहे थे, बार बार क्यों ले रहे थे भाई, क्यों? अगर मैं बात कर दूं, अगर मैं एक क्वेश्चन की बात कर दूं, चलो एक क्वेश्चन कर लो इसी बात पे। प्रोडक्ट वाला इनिशियली 0.01 था, 0.01 मोलर। टाइम कितने पर? 10 सेकंड पर। और 20 सेकंड पर क्या हुआ? ये है टाइम, ये है कंसंट्रेशन। और 20 सेकंड में 0.03 हो गई कंसंट्रेशन, 0.03 मोलर। अब हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गिवन ग्राफ। अब तुमको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, ROR कैसे? C2 माइनस C1, क्या लिखेंगे इधर हम? अरे प्रोडक्ट केस में डेल्टा C अपॉन डेल्टा T लिखते थे, नेगेटिव साइन नहीं आता था। C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। C2 कितना है? 0.03 माइनस 0.01, और T2 माइनस T1 20 माइनस 10, तो इधर से आया 1 अपॉन 0.01 अपॉन 10, मतलब 10 पावर माइनस 3, नहीं 10 पावर माइनस 2 आएगा। दो बचे हैं, क्यों यार माइनस भी नहीं कर पा रहा। 0.02, इधर बचा है 10, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, तो आंसर आएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोलर पर टाइम है सेकंड में, मोलर पर सेकंड। और मोल में गिवन नहीं है, कंसंट्रेशन मोलर में गिवन है, तो यही आंसर होगा हमारा। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम एक चीज और लिखेंगे, एक चीज और समझेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। अभी तो हमने ये ग्राफ बनाया है, वो एवरेज के लिए बनाया है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कैसे ग्राफ बनते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे? तो देखो, एक ग्राफ बनाया मैंने, किसका है? इधर से अगर मैं कम हो रहा हूं तो ये रिएक्टेंट का है। और दूसरा ग्राफ बनाया, अगर मेरा ग्राफ कुछ यूं है
तो ये किसका है, ये प्रोडक्ट का है, कंसंट्रेशन टाइम। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, इंस्टेंटेनियस की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्लोप डालनी पड़ेगी, स्लोप, क्योंकि पर्टिकुलर इंस्टेंट में मुझे पता करना है। अगर सपोज दैट इस इंस्टेंट में मुझे पता करना है कि मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या थी इस टाइम पर, तो मैं क्या करूंगा, एक स्लोप डालूंगा, स्लोप, स्लोप डाल दी मैंने, स्लोप डाल दी, और स्लोप का जो थीटा है इधर आएगा। तो एक बात बताना, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, स्लोप एम बराबर टेन थीटा होता है, इतना तो सबको पता है, इतनी फिजिक्स सबको ही पढ़ के आया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इधर मैं लिखूंगा माइनस टेन थीटा। क्यों भैया, 90 से ज्यादा होता है तो निगेटिव साइन आता है, निगेटिव साइन आता है, इतना सबको पता है। अरे भाई बोलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी, माइनस डेल्टा सी अपॉन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, या फिर माइनस टेन थीटा लिख सकता हूँ। तो ये रिएक्टेंट के केस में माइनस आ रहा है। अब प्रोडक्ट के केस में, अब सपोज दैट इस टाइम इंटरवल पे मुझे क्या करना है, पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्लोप डालूंगा, ये कैसे स्लोप डालूंगा इधर, तो इधर क्या आ रहा है, ये है थीटा, इधर इधर आ रहा है थीटा, और स्लोप क्या है, स्लोप एम बराबर टेन थीटा। अब ये 90 से कम है टेन थीटा, तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या आने वाली है, डी सी अपॉन डी टी डेल्टा टी बराबर प्लस टेन थीटा। इधर क्या आने वाला है, प्लस टेन थीटा आने वाला है। ठीक है, अब हमने इंस्टेंटेनियस एवरेज अच्छे से समझ लिया, ग्राफिकली भी समझ लिया। बेसिकली इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है, इतनी बात भी हमको समझ में आ गई कि रिएक्टेंट में नेगेटिव क्यों लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव रखने के लिए, और रिएक्टेंट कम होता है टाइम के साथ, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है। इतनी बात हमको चमक गई होगी अभी तक, अभी तक इतनी बात चमक जानी चाहिए। अब सपोज दैट मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखा रहा हूँ, कैसे लिखते हैं। अगर एक रिएक्शन गिवन हो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज दैट ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस के लिख लो, चाहे मतलब एवरेज के लिए लिख लो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, चलो मैं इंस्टेंटेनियस ही लिख दे रहा, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, बराबर माइनस डी बी अपॉन डी टी, और रिएक्टेंट साइड माइनस माइनस का साइन लग गया, प्रोडक्ट साइड लिखूंगा तो प्रोडक्ट साइड पॉजिटिव रहेगा, डी सी अपॉन डी टी अपॉन डी डी अपॉन डी टी, डी टी। आप बताओ सर आपने इक्वल क्यों कर दिया सबको। अरे एक बात समझना, रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए लिखेंगे तो इतना आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बी के लिए लिखेंगे तो इतना आएगा, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन सी के लिए लिखेंगे तो इतना आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डी के लिए लिखेंगे तो इतना आएगा। बेसिकली सबका ये सब रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही तो है, इसलिए सबको बराबर कर सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इधर तो सब 1 1 था, इधर सब 1 1 था, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई। अगर मैंने क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दिया जैसे इधर, तो क्या लोचा हो जाएगा। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गए तो भैया स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियसली लिखो तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, और डिवाइड में क्या लगा देंगे हम, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, और बराबर 1 अपॉन बी
माइनस dV अपॉन dt। रेट ऑफ रिएक्शन इधर भी लिखिए, हाँ, 1/c dC अपॉन dt इज इक्वल टू 1/d dd अपॉन dt। तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाए तो डरना नहीं है, तुमको क्या करना है, सबको डिवाइड कर देना है। देखो एक रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे 2 बार लिख के बता दिया है, अब चमक जाना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना तुम सीख गए हो। चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब तुमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ गया है। रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव लगाते हैं, अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं एक क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन है 2A प्लस B गिव्स 3C प्लस D। Which of the following does express the reaction rate? पहला ऑप्शन -1/3 dC/dt। बी ऑप्शन -dV/dt। सी ऑप्शन dV/dt। डी ऑप्शन -12 dC/dt। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे सबसे पहले। रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हैं, माइनस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर दो dA/dt इज इक्वल टू, रिएक्टेंट है माइनस साइन लगा दो, dV/dt और प्रोडक्ट है तो डिवाइड कर दो, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, dC/dt और फिर dd/dt। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन लिख गया। अब देख लो आंसर में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन। -1/3 dC/dt नहीं, पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है। वैसे भी प्रोडक्ट पर हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। dV माइनस में है अपॉन dt, मतलब यही सही है। इसका देखो dV मतलब रिएक्टेंट है तो माइनस लगा होना चाहिए, फिर प्रोडक्ट साइड उसने नेगेटिव लगा दिया, तो ये भी सब गलत है। ऑप्शन बी सही है। चलो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल रेट ऑफ रिएक्शन को और आगे बढ़ाएंगे। बाय बाय।